देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में हम दो चीजें बनाते हैं, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। इनिशियली जब हम बैलेंस शीट बनाते थे, जब हमने नॉर्मल 11th में पढ़ी थी, तो हम हॉरिजॉन्टल बनाने थे। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे स्ट्रेट कर्व, एंड दिस इज वर्टिकल। ये तो याद रहता है ना, वरना हॉरिजन से याद कर ले करो। अर्थ का जो हॉरिजन होता है वो कुछ ऐसे होता है। हॉरिजन अगर मैं गूगल पे सर्च करूं, मैंने तो ऐसे याद करा हुआ है, मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हमेशा से कंफ्यूजन रही है। ठीक है, लेफ्ट राइट तो हो जाता है, दाएं बाएं में हमेशा कंफ्यूजन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल और उसने ऐसे दिखा दिया हॉरिजॉन्टल, क्या बोलेंगे उसे? हॉरिजन लाइन, हॉरिजन लाइन बोलेंगे ना। क्या बात है, तो कुछ और ही चलता रहता है भाई, छोड़ो गूगल से नहीं पूछेंगे। अर्थ की जो हॉरिजन लाइन होती है वो कुछ ऐसी होती है ना, तो हॉरिजन लाइन यानी हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया हमारा वर्टिकल। ठीक है कशिश, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फिर उसके बाद तो ये याद रखना, वो क्वेश्चन आ सकता है कि बैलेंस शीट कौन से फॉर्मेट बनती है। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनता। बैलेंस शीट के अंदर जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर तीन चीजें आती थी, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। कभी कभी वो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा, 6-7 वर्ड दे देगा और बोलेगा शेयर होल्डर्स फंड कौन कौन है, तो शेयर कैपिटल भी आएगा उसके अंदर, शेयर रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा, और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट भी आएगा, सब आएगा। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, अगेंस्ट कैपिटल नहीं, अगेंस्ट शेयर वारंट, तो ये सारा उसके अंदर आएगा। शेयर कैपिटल में क्या क्या आ सकता है? शेयर, हाँ शेयर कैपिटल में सबसे पहले आपका आएगा, साथ के साथ करके चलते हैं। शेयर कैपिटल में आपका ऑथराइज्ड कैपिटल आ सकता है, इक्विटी और प्रेफरेंस तो कॉमन ही है, इशूड कैपिटल आ सकता है, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ सकता है। सब्सक्राइब्ड के भी दो चीजें आते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अच्छा मुझे बताओ, अगर मुझे बैलेंस शीट में लिखना होता है तो ऑथराइज लिखते हैं, इशू लिखते हैं, सब्सक्राइब लिखते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल लिखते हैं। ऑथराइज टोटल होती है, इशू जितने इशू करे, बट रियल पब्लिक ने जितने मेरे पास करे दैट विल कम अंडर द शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल आते हैं, ये बात याद है। रिजर्व एंड सरप्लस के थोड़े से एग्जांपल, जितने भी नॉर्मल जिनके पीछे रिजर्व लग जाता है, जैसे कि जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये तो नॉर्मल से ही हो गए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तो आपने सुनते आए। जो नए नए है ना वो लिख लो, जैसे कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जैसे रिजर्व लगा सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर चला, उस रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर चला गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो नए नाम होंगे ना सिर्फ वही लिखवाऊंगा, नॉर्मल तो आप अपने आप कैच आउट करके लिख लोगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया था ना हमने 10%, ऐसे जब कैपिटल को रिडीम करना हो, कौन सी कैपिटल? प्रेफरेंस शेयर्स वाली कैपिटल, तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनता है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये ईएसओपी वाली स्कीम हो गई। ईएसओपी के लिए हम शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बना के रखते हैं, तो ये हम रिजर्व बना लेते हैं इसका, तो ये आ जाएगा। तो ये कुछ रिजर्व एंड सरप्लस के एग्जांपल। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कोई भी वर्ड ना समझ आए तो पूछ लेना, थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग गंदी सी आएगी। पता है 2 दिन मैंने पट्टी भी लगा रखी थी, वो ऐसा हो गया था, सुबह मैं 11 बजे से क्लास लेनी शुरू करता था, 8-8 बजे तक मेरी क्लास चलती थी, और लगातार लिखना लिखना लिखना। डॉक्टर ने 2 दिन के लिए चिपका दी थी उंगली, ये उंगली मूव नहीं करनी यार, अभी तो है चल रहा है। उन्हें 1 हफ्ते के लिए कहा था, 4 दिन लगाई, फिर मैंने उतार दी, मेरे को पढ़ाना तो है ही। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट क्या होता है? मैंने किसी को वारंट दे दिए कि भैया आपको 1 महीने के बाद में शेयर दे दूं, तो दैट विल बी मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट, ये शेयर होल्डर्स फंड में आए।
क्योंकि 1 महीने बाद तो मालिक ही बनना है ना, वारंट दे दिया और उनको बोला 1 महीने के बाद आई विल गिव यू द शेयर। सेकंड से पहले लिखता हूं थर्ड। पहला हो गया कैपिटल, मालिकों का पैसा, थर्ड हो गया बाहर वालों का पैसा, इसके बीच में आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये इन दोनों के बीच में आता है। क्यों? आइदर आई कैन गिव देम शेयर्स और रिजेक्ट कर सकता हूं। अगर शेयर दे दिए तो ये ऊपर भाग जाएंगे शेयर कैपिटल में, और अगर शेयर नहीं दिए तो लाइबिलिटी में भाग जाएंगे। तो कहीं पे भी आ सकते हैं, इसलिए इनको बीच में रखते हैं। दोनों के कुछ भी हो सकता है, नाइदर इट इज कैपिटल नॉर इट इज अ लाइबिलिटी राइट नाउ। पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर दे भी सकते हो और मना भी कर सकते हो। शेयर में आते हैं ना 3 कैटेगरी, तो उसमें अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में 4 चीजें आती थी। सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, फिर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, बोरिंग्स नहीं लाइबिलिटीज, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर यही लिख दो छोटा छोटा, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, लोन रिपेबल आफ्टर 12 महीने, पब्लिक डिपॉजिट भी यही आएगा। अगर आपने पब्लिक का पैसा ले रखा है, पब्लिक डिपॉजिट्स, अगर आपने कर रखा है तो एसेट बन जाएगा, पर लोगों से पैसा ले रखा है तो वो इधर ही आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज को बस याद कर लो, इसमें कुछ नहीं है। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन योर अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, बस इतना काफी। जब आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा होती है हमारी अकाउंटिंग इनकम से, उसको हम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। दोनों इनकम अलग अलग होती है, बट जो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलग इनकम निकलती है, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आती है नेट प्रॉफिट निकालते हो। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ ऐसी इनकम होती है विच इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, तो उस वजह से उसको इनकम में नहीं लेते, तो उसका प्रॉफिट या लॉस ज्यादा या कम रहता है। अरे अब आगे आ जाओ, इधर पंखा भी नहीं चल रहा, इधर आ जाओ। गौतम अच्छा बच्चा है, इसके साथ आ जाओ। गौतम कार्तिक के साथ बैठो। तो उसको बोलते हैं अपना डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। अदर करेंट लाइबिलिटीज, थोड़े से इसके एग्जांपल, नए नए एग्जांपल लिखूंगा, पुराने नहीं लिखूंगा। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कौन सी हो सकती है? ट्रेड पेबल जो 1 ईयर से ज्यादा, मोर देन 1 ईयर, या ऑपरेटिंग साइकिल। creditors which is more than 1 year, bills payable which is more than 1 year will go under other long term liabilities। ठीक है, आप एक पेज छोड़कर या तो एग्जांपल लिख लो, एक जगह बैलेंस शीट बना लो, एक जगह वो लिख लो, जैसे आपकी इच्छा हो लिखते रहना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर कल ही करवाया था आपको। लोन तो है नहीं है, पर लाइबिलिटी है नॉन करेंट, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन पे करना है, कल हमने पे भी करा था, तो वो आ जाएगा। यही दो चलते हैं, इसके अलावा कोई चलता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी या प्रोविजन फॉर अर्न लीव, प्रोविजन फॉर अर्न लीव। ग्रेचुटी या अर्न लीव के लिए जो आपने पैसा करा है, दैट इज विल बी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फोर्थ इज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के ये सेम ही होते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की जगह ट्रेड पेबल, अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर चलो लिखवा लेता हूँ बैंक कोड ही। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम अदर, ये नहीं लिखवा रहा मैं, बैंक कोड ही, कैश क्रेडिट, दो वर्ड है, बाकी तो कितने भी लिखवा दो मैं शॉर्ट टर्म बोरिंग में। शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम अदर्स,
लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ये लिख लो, लोन रीपेबल ऑन डिमांड। जब मेरा मन करे मैं मांग सकता हूं पैसे, तो वो हमेशा करंट लायबिलिटी में होगी, चाहे मैं मांगू 10 साल बाद भी। बट इफ इट लोन रीपेबल ऑन डिमांड, इट विल आल्सो बी ट्रीटेड इन, ऑलवेज बी ट्रीटेड इन शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ये बात याद रखना है। ट्रेड पेबल के अंदर दो चीज आ जाती हैं आपकी, क्रेडिटर एंड बीपी, टू बी पेबल विद इन अ ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लंबी हुई बच्चों आपकी, जैसे कि मैं बोलता हूं एक बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 24 मंथ है और क्रेडिटर्स की जो रीपेमेंट करनी है वो 18 महीने के अंदर करनी है, तो बोलो करंट लायबिलिटी नॉन करंट? नॉन करंट। इंपॉर्टेंस, फर्स्ट इंपॉर्टेंस विल बी गिवन टू ऑपरेटिंग साइकिल। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग साइकिल 24 महीने की है, तो 24 महीने के अंदर जो भी रीपे हो रहा है दैट विल बी करंट, और 24 महीने के बाद जो भी हो रहा है वो भी नॉन। हाँ तो करंट है, ये करंट है, तो मैंने नॉन करंट लिख दिया, करंट है। उसने नॉन करंट बोला था ना, करंट बोला था, मेरी गलती भाई। करंट लायबिलिटी बिल्कुल, दिस विल बी करंट लायबिलिटी। और जो 24 महीने के बाद जाएगी वो क्या चली जाएगी? नॉन करंट। तो 12 महीने को भूल जाएंगे यहाँ पे हम बिल्कुल। ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, 12 महीने तो हमने डिवाइड कर दिया, 15 मंथ माना जाएगा भी अलग। फिर वो बिजनेस अपनी जो बुक्स बनाएगा वो 15 मंथ के बाद ही बनाते हैं, वो 12 महीने में नहीं बनाते, वो 15 महीने में बनाते हैं। अगर 25 महीने तो 25 महीने के बाद ही बनाते हैं। कुछ बिजनेस की 3 महीने की होती है, ज्यादातर बिजनेस की 3 महीने 4 महीने की होती है, हर 3 महीने में बुक्स बना दो। हमारे अकाउंट्स में अगर 3 महीने 4 महीने तो हम 12 लेके चलते हैं, तो हम 12 लेते हैं। 3-4 महीने बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हम फिर 12 लेके चलते। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लिख लिया, ट्रेड पेबल लिख लिया, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या अदर करंट लायबिलिटीज। इसके एग्जांपल बहुत सारे थे। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, ये वही हो गया। पेमल तो 5 साल बाद था, बट उसके 1 साल के अंदर अंदर डेट आ गई, इसलिए वो करंट लायबिलिटीज अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर भाग गया। याद है ये वाला पॉइंट? जितने भी डिबेंचर्स के हमने क्वेश्चंस करे थे सब यहाँ पे आ गया। अनपेड डिविडेंड, और बताओ प्रपोज डिविडेंड कहां जाएगा अगर प्रपोज डिविडेंड आता? कंटिंजेंट लायबिलिटीज। याद है कैश फ्लो में नीचे गिवन होता था कंटिंजेंट लायबिलिटीज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज योर करंट लायबिलिटीज अदर करंट लायबिलिटीज। फिर इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी लिख लो कुछ कुछ एग्जांपल्स जो अलग अलग है वही लिखवाता हूं। प्रोविजन फॉर पेटेंट, provision for tax, provision for expense. These all are the short term provisions. फिर अगला बनता है हमारा सेकंड हेड एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहला आता है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर प्रॉपर्टी, उसके अंदर टेंजिबल, intangible, capital work in progress and intangible asset under development। पहले यहाँ पर हम इसको फिक्स एसेट भी लिख देते थे, बट अब मैं फिक्स एसेट नहीं लिखूंगा, मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्ड यूज करूंगा उसके अंदर। बी हो जाता था हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सी हो जाता था डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके मैं एग्जांपल अगर कोई अच्छा लगेगा तो ही लिखूंगा, वरना इसकी जरूरत नहीं। देखो टेंजिबल के अंदर आप लिख लोगे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, मोटर व्हीकल सारा आ गया। इंटेंजिबल में पेटेंट, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, लाइसेंस। अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो लाइसेंस इज एन इंटेंजिबल एसेट्स।
पेटेंट फी, जैसे पेटेंट लिखते हैं कई बच्चे फी समझ के घबरा जाते हैं, अरे भैया इनको खरीदने के लिए यू विल पे द फी, तो फी विल बिकम योर इंटेंजिबल एसेट नॉट एन एक्सपेंस। तो उसका कोई खर्चा कर रहे हो, फ्रेंचाइजी लिया आपने, ये इसके अंदर है, ये फ्रेंचाइजी, मैं वो नीचे लिख रहा हूँ फ्रेंचाइजी इंटेंजिबल, गवर्नमेंट से रजिस्टर करवाना और गवर्नमेंट पर इसकी फीस लेती है, ठीक है। पब्लिशिंग टाइटल, चलो एक आधा जो काम बनता है वो लिख लो, मस्ट हैव एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, जो नए नए वर्ड्स है ना वो लिखवा रहा हूँ, अगर यहाँ से पूछ लिया तो हम लिख तो पाएंगे। दीज ऑल आर द इंटेंजिबल, बाकी गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर ये तो पकड़ लोगे ना इंटेंजिबल के लिए। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आपको पता है कोई भी बिल्डिंग एक महीने एक बन चुकी है बाकी नहीं बनी है। इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसी एसेट्स जो अभी तक अंडर डेवलपमेंट है। फ्रेंचाइजी का मतलब MAST, मस्ट हेड, ये भी हमारे कोई टाइटल्स हेड होते होंगे ना, मास्टर हेड टाइप होते हैं। एंड पब्लिशिंग राइट, देख लो दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन में? नव, दिव्य, यस सर। इट इज अ प्रिंटेड लिस्ट पब्लिश इन फिक्स पोजीशन इन ईच एडिशन। वही है आपका कोई भी न्यूज़पेपर, उसमें जो नेम आ रहा है दैट इज योर, जो हेडिंग होती है जैसे हिंदुस्तान टाइम्स और ये सब, पेज नंबर वो सब आ गए। इंटेंजिबल एसेट एंड डेवलपमेंट हो जाएगा हमारी कोई भी एसेट, इसके भी दो एग्जांपल लिख लो, जैसे पेटेंट या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट के अंदर है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अंडर डेवलपमेंट विल बी योर इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल दे तो वो क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल। अगर अंडर डेवलपमेंट है तो इधर आ जाएगा। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड, ये सब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। डेफर्ड टैक्स एसेट, सेम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का उल्टा हो जाता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। When your accounting income is more than the taxable income, it become your non-current deferred tax asset. ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था, जब आपकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो और अकाउंटिंग इनकम कम हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आपकी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो और टैक्सेबल इनकम कम हो तो वो बन जाता है डेफर्ड टैक्स एसेट, पर रियलिटी में ये कोई एसेट लायबिलिटीज नहीं होती। अकाउंटिंग इनकम जो तुम नेट प्रॉफिट नेट लॉस में, और टैक्सेबल इनकम निकालोगे वो इनकम टैक्स में सीखोगे। ठीक है, इनकम टैक्स में क्या होता है बच्चों, कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे कि अगर मेरा बिजनेस है, मान लो क्लॉथ बनाने का, मैंने बनाया 1 लाख रुपए प्रॉफिट, पर गवर्नमेंट कहती है एग्रीकल्चर का बिजनेस, एग्रीकल्चर का बिजनेस, और एग्रीकल्चर में मैंने कमाया इस बार 1 लाख रुपए, पर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इज अ टैक्स फ्री इनकम, तो उसमें टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी तुम्हारी, 0, और यहाँ कितनी इनकम है, 1 लाख। तो अब जो डिफरेंस आएगा, योर अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन द टैक्सेबल इनकम, इट विल बी कॉल्ड डेफर्ड टैक्स। ऐसे अलग अलग बिजनेस में अलग अलग रेट ऑफ टैक्स लगते हैं, तो टैक्सेबल इनकम अलग अलग तरीके से निकाली जाती है। हाँ जी, क्लॉथ में पूरा लगता है 30%। यार देखो, अलग अलग बिजनेस का अलग अलग रूट होता है। अगर क्लॉथ में भी है, अगर तुम खादी बना रहे हो या इंडिया का कोई कॉटन बना रहे हो रो वाला, तो उस पर टैक्स रेट अलग है, उसके गवर्नमेंट की अलग स्कीम है, हर एक कपड़ों में बहुत डिफरेंस है। इतना डिटेल में थोड़ी जाएंगे, जब बिजनेस उस चीज का करोगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को लोन या एडवांस दे रखा है तुमने, यहाँ पे एडवांस दे रखा है, और अदर नॉन करंट एसेट्स में बाकी सब। एक एग्जांपल लिखना है तो लिख लो। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कैपिटल एडवांस जो आपका काम आएगा, और सिक्योरिटी डिपॉजिट।
सिक्योरिटी डिपॉजिट ये वो है जो आपने दे रखा है। और अदर नॉन करंट एसेट्स में आ गए हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, जैसे बिल्स पेबल थे वहां पे, यहां पर आ गया ट्रेड रिसीवेबल। एक था बच्चों अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस, पहले चलते थे, आज के जमाने में ये कम होते हैं। दीज आर द फिक्टिशियस एसेट्स। अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस ये वो खर्चे होते हैं जो आप धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तो जैसे कि सपोज करो मैंने बच्चों 5 लाख का खर्चा करा किसी फाइनेंस का, किसी डिबेंचर का मैंने एक खर्चा करा, ये फाइनेंस उठाने का मैंने 5 लाख का खर्चा करा। मैंने कहा जब वो लोन मैंने 5 साल का उठाया तो वो खर्चा 5 साल में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इस 5 लाख को मैं हर साल 1-1 लाख रुपए का खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ये आज के जमाने में नहीं होता, पर आज से पहले जब हम पढ़ा करते थे तब ये होता था। तुम्हारे में क्या होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को तुम एक ही साल में राइट ऑफ कर देते हो, पहले ही ईयर में। यही करते हो जब भी लॉ, याद करो जब इशू करते हो तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर करते हो और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर करते हो। एंड दिस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आप सबसे पहले एसपीआर से राइट ऑफ कर देते हो, फिर सरप्लस से पहले साल में इसको खत्म कर देते हो। पर हमारे टाइम में ये 5 सालों में राइट ऑफ होता है, जब तक लोन लिया तब तक राइट ऑफ। अभी भी कुछ ऐसे खर्चे हैं जो इन 5 सालों में राइट ऑफ होते हैं। तो मैं इसलिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर नहीं बोल रहा, मैं कुछ और खर्चे बोल रहा हूँ कि जो 5 सालों में मुझे राइट ऑफ करने हैं। तो जो पहले साल में इस साल राइट ऑफ होगा ये तो खर्चा बन जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में चले जाएगा। जो अगले साल राइट ऑफ करने हैं, these expenses are to be written off within a year, so it will be called current assets, other current assets। और ये जो 3 साल के मैंने 1 साल के बाद राइट ऑफ होने हैं तो ये हो जाएंगे नॉन करंट एसेट्स एंड अदर नॉन करंट। समझ आई पूरी कहानी। 5 साल में राइट ऑफ करने हैं, जो इस साल राइट ऑफ होने हैं वो खर्चा, जो अगले साल तक राइट ऑफ होने हैं वो करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, और जो उसके बाद फ्यूचर में राइट ऑफ होंगे वो इधर आ जाएंगे अदर नॉन करंट एसेट्स। तो दीज अनएमोटाइज्ड एक्सपेंसेस डिपेंड ऑन द सिचुएशन विल गो अंडर नॉन करंट, करंट और फाइनेंस कॉस्ट। देन इसके बाद करंट एसेट्स आ जाओ। करंट एसेट्स के अंदर करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट लिखो। बी पॉइंट इन्वेंट्रीज, trade receivable, cash and cash equivalent, short-term loans and advances, and other current assets. And other current assets. Current investment में investment in shares, debenture, bonds ये सब आ गया, but for a short term. For a short term. Inventories में raw material, WIP, finish ये सब तो आते ही आता है। Stores and spares and loose tools ये भी आता है। बट वाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशियो अगले चैप्टर में इसको हम इग्नोर मार देते हैं। याद है जब करंट रेशियो निकालते हैं तब इनको इग्नोर मार देते हैं, बट यहां तो लेंगे ही लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स और बीआर आता है। अब एक आता है प्रोविजन का पंगा। प्रोविजन की ना 2 अप्रोच है बच्चों। प्रोविजन आइदर यू कैन शो इन करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, या प्रोविजन को आप करंट एसेट्स में से, डेटर में से माइनस कर सकते। दोनों अप्रोच ठीक है, पर अगर वो कभी पूछे, मेरे हिसाब से पहली वाली अप्रोच ज्यादा अच्छी है कि प्रोविजन कहाँ जाना चाहिए, प्रोविजन हमारा शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर जाना चाहिए एज अ करंट। पर दूसरी अप्रोच को मैं गलत नहीं कहूंगा, ये हम फॉलो करते हैं नॉर्मली जब अकाउंट्स प्रिपेयर। तो कभी कभी वो पूछ लेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट कहाँ जाएगा, और अगर आपको ऑप्शन में करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं गिवन है तो गो विथ करंट एसेट्स डिडक्शन फ्रॉम डेट। गिवन है तो इस पर टिक लगा, ठीक है। आगे देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसको लिख लो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। बैंक
कैश, चेक, बैंक डिपॉजिट with less than 12-month maturity, 12-month maturity, balance with bank held as margin. हेल्ड एज मार्जिन मतलब आपने बैंक अकाउंट खोला हुआ तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना, गवर्नमेंट बैंक में 1000 होती है, फिर 10,000 होती है, और अच्छे बैंक में जाओगे तो 25,000 30,000 तक की लिमिट होती है, कितना आपको मेंटेन करना ही है। मिनिमम पैसा आपको रखना ही रखना है, अगर इससे कम रखोगे तो बैंक आपसे पैसा काटेगा। नहीं बच्चे, इसमें भी होता है, हमारे सेविंग अकाउंट में भी होता है। गवर्नमेंट बैंक में 1000 है और प्राइवेट में 10,000 है। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, गवर्नमेंट ने 2014 के अंदर जनधन खाता खुलवाए थे, वो 0 बैलेंस था, जिसमें 1 से 2 लाख तक का अपना हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। 30,000 रुपए का एक्सीडेंटल था, 30 और 1 से 2 लाख का एक्सीडेंट, तो ये आपने खोले थे, तो इसको बोलते हैं बैलेंस हेड विद मार्जिन। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, उसमें कोई एग्जांपल इतनी कोई जरूरत नहीं है। अदर करंट लायबिलिटीज में भी, अदर करंट एसेट्स में लिख लो प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, जो समझ में आए उसको अदर में ले जाओ, बाकी के याद कर लो, बाकी सब अदर में जाते हैं। डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्स, चलो थोड़ा फास्ट करेंगे। फिर आता है बच्चों कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जो किसी हैपनिंग के ऊपर लायबिलिटीज बनती है, अगर वो होगा तो लायबिलिटी बन जाएगा। जैसे कि प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड क्या होगा, अगर बोर्ड ऑफ मीटिंग में यस हो गया तो इट बिकम योर लायबिलिटी, नो हुआ तो कोई लायबिलिटी नहीं है। प्रपोज डिविडेंड। डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल बैंक से डिस्काउंट करके खा लिया, अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो इट बिकम योर लायबिलिटी। गारंटी, आपने गारंटी दे रखी है। क्लेम अगेंस्ट कंपनी, मेरी कंपनी के ऊपर किसी ने क्लेम डाला हुआ है 5 करोड़ का, अगर कोर्ट में मैं जीता तो कुछ नहीं देना, कोर्ट में मैं हारा तो मुझे देना पड़ेगा, तो कंपनी के लिए क्या बन गई वो, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। एक होता है कमिटमेंट, कमिटमेंट भी लिखो। कमिटमेंट ये वो होता है जो मैं फ्यूचर में लोगों से मांगूंगा, कमिटमेंट करिए लोगों, जैसे कि एस्टिमेट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट करा था उसका एस्टिमेट अमाउंट जो रहता है। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड पार्टली इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, मैंने कोई शेयर इशू करे, मैंने 5 रुपए मांग लिया, 3 रुपए मांग लिया, अभी 2 रुपए मांगना रहता है, तो दिस इज माई कमिटमेंट, आई विल पे द अमाउंट, उस कंपनी को पे करूंगा, और मांगना है तो मांगूंगा, कमिटमेंट है, वादा किया है। EMI will go under commitments, these are the commitment point। चलो, ये तो था हमारा जी रिजर्व कैपिटल, कमिटमेंट के अंदर, बिल्कुल कमिटमेंट के अंदर जाएगा। कैपिटल रिजर्व तो उसमें जाएगा, रिजर्व कैपिटल कमिटमेंट के अंदर है, आपने कमिटमेंट करी हुई है ना, मांगोगे बाद में एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये कमिटमेंट है, और लोगों की भी कमिटमेंट है, उनको पे करना है। स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसके साथ तो सब ऐसे ही लिखते रहना। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, साथ में 2 एग्जांपल दे दूंगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आ गया, सेल, पी रिसीव और सेल ऑफ स्क्रैप। अदर इनकम,
जो ऊपर नहीं जाएगा वो सारा का सारा अदर इनकम में ले जाए, जो ऊपर नहीं जाएगा वो सारा इधर। तो टोटल रेवेन्यूज आ गई आपकी। टोटल रेवेन्यू के बाद खर्चे, खर्चे में सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसके अंदर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दिस ओपनिंग स्टॉक कैन बी ऑफ रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। फिर आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, change in inventory of finished goods, WIP and stock in trade। अच्छा, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है ना बच्चों, ये जो आता है ये रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का। ऐसा क्यों रॉ मटेरियल क्या आता है, देखो अगर तुम ध्यान से समझो, मैंने 4 ये लिखने के बाद देखो, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक तो याद रखना अकाउंट्स में फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है चेंज इन इन्वेंटरी का। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं होता, तुम्हारी इकोनॉमिक्स में होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बट अकाउंट्स में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है चेंज इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला। देखो चेंज इन इन्वेंटरी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग तो मैंने यहाँ ले ली, बचा क्या इसमें जोड़ना, परचेज। परचेज मैंने ऊपर जोड़ दिया। अब भाई फिनिश गुड्स में परचेज करूंगा नहीं कभी भी। अगर मेरा जिस चीज का बिजनेस है, अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ तो बने बनाए गुड्स थोड़ी खरीदूंगा मैं। परचेज ऑफ WIP भी कभी नहीं होगा। बाकी क्या बचा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वो मैंने यहाँ लिया। और रॉ मटेरियल का ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग मैंने ऊपर लिया। तो ऊपर सिर्फ रॉ मटेरियल का आता है, बाकी किसी का नहीं आता कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ये बात समझ आई ना, स्टॉक इन ट्रेड किसे कहते हैं पता है? हाँ, 2 तरह की कंपनी होती है, एक कंपनी होती है ट्रेडिंग कंपनी और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 तरह का गुड्स हो सकता है, इट कैन बी रॉ मटेरियल, इट कैन बी WIP और इट कैन बी फिनिश गुड्स। और जो ट्रेडिंग कंपनी होती है, जो एक हाथ से सामान लेती है और एक हाथ से बेचती है, उसके लिए जो स्टॉक होता है उसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। जैसे अगर मेरा कपड़ों का काम है, बनाता नहीं हूँ, खरीदता हूँ और बेचता हूँ, तो मेरे लिए तो एक ही तरह का स्टॉक होगा जिसको बोलूंगा स्टॉक इन ट्रेड। इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, देन मेरे पास रॉ मटेरियल का सामान भी होगा, कपड़े के धागे भी होंगे, शर्ट बन के तैयार हो गए होंगे जिनके बटन नहीं लगे होंगे, वो वाले गुड्स भी होंगे और फिनिश गुड्स भी होंगे। तो ये दो तो मैं कभी खरीदूंगा ही नहीं, रॉ मटेरियल खरीदूंगा। तो ये फॉर्मूले यहाँ से आते हैं। देन उसके बाद आगे चलो, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस। अभी एक लाइन छोड़ के लिख लेना, एग्जांपल लिखवा लूंगा। फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में एक तो लिख लो वेजेस, बोनस, स्टाफ वेलफेयर, ये सब आ गया। उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे यही, मेडिकल एक्सपेंसेस। ग्रेचुटी अगर आज पे कर रहे हो तो वो आ जाएगी, ग्रेचुटी बना रहे हो तो वो उधर आएगा, बट पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी विल बी योर एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट, डिविडेंड मत लेना, डिविडेंड इज नॉट योर एक्सपेंस, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, शेयर्स, ये सब आ गया। बैंक चार्जेस इसके अंदर नहीं आएगा, ये बात याद रखना। बैंक चार्जेस विल बी कम अंडर अदर एक्सपेंसेस, जो इधर नहीं आएगा वो सब अदर एक्सपेंसेस में चलेगा। डेप्रिसिएशन का खर्चा हो गया, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट पे, एमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। हो गया यहाँ तक? बस तो थ्योरी बहुत लंबी है, आगे। हाँ जी, हाँ जी सर, पूरे चैप्टर थ्योरी का। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग,
दो तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। पहले तुम्हारे सिलेबस में इंटरनल में 3 होते थे, अब 2 कर दिए, शेयर होल्डर और मैनेजमेंट। शेयर होल्डर और मैनेजमेंट। वर्कर को एक्सटर्नल में लीजिए। वर्कर, क्रेडिटर, इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, सेबी, कंज्यूमर, और बोलो कोई, रिसर्चर्स लिख देते हैं, ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कोई बाहर से आ रहा है तो ठीक है, एक्सटर्नल में बिल्कुल ये लो, तुम ऑडिटर को बाहर पकड़ो। सीए ऑडिटर बाहर का रखूंगा मैं उसको। अंडर राइटर को बाहर रखूंगा, बिल्कुल। शेयर होल्डर्स, देखो शेयर होल्डर्स को क्यों जरूरत होती है, मालिक को क्यों जरूरत होती है? मेन तो प्रॉफिट वही लगा रहा है, पैसा वही लगा रहा है, कैपिटल, तो उसको जानना चाहिए कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, एसेट कितनी है। मैनेजमेंट को किसकी जरूरत होती है? डिसीजंस के अंदर हल्का हल्का लिखना है तो एक में लिख लो डिसीजन। ये बंदा रिस्क टेकर होता है। वर्कर को क्या चाहिए? जॉब सिक्योरिटी, बोनस। क्रेडिटर को क्या चाहिए? क्रेडिट वर्दीनेस, कि भैया जो सामान मैं बेच रहा हूँ ये कंपनी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी मुझे पैसा, तो वो चेक करेगा तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें बैंक रह गया था हमारा, बैंक एंड लेंडर्स। ये भी देखेंगे हमारी क्रेडिट वर्दीनेस, कि मेरी एसेट और मेरी लाइबिलिटीज कितनी है, मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर अच्छा है तो लोन देंगे, वरना मुझे बाहर निकाल देंगे, फिर मुझे पैसे खिला के लोन लेना पड़ेगा। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये चेकआउट करेंगे। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, जीएसटी कंप्लायंस कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं, सेबी रूल्स के मुताबिक चल रही है कि नहीं चल रही, चेक करेगी। 90% से कम अगर सब्सक्रिप्शन है, कहीं शेयर तो नहीं इशू कर रही, सेबी चेक करेगी। कंज्यूमर क्या देगी? कंज्यूमर आफ्टर सेल सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विसेज। और कंपनीज में ये चेक करेगी वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं कमा रही। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुझे कार खरीदनी है मानो, तो बताओ कौन सी कंपनी की खरीदूं? किया की? और हाँ जी यार, कौन सी कंपनी की? लैम्बोर्गिनी। डिवाइडर है यहाँ पे, छोड़ यार। लैम्बोर्गिनी स्कोडा। स्कोडा की खरीदनी, ठीक है। एक कौन सी कंपनी बंद हो गई? फोर्ड बंद हो गई, ठीक है। अगर मैं पहले देखूंगा ना वो कंपनी की आगे फ्यूचर में लाइफ है कि नहीं है। अगर मैं होता एज अ कंज्यूमर, मैं मारुति की खरीदता, क्या टक्कर लग के खत्म हो जाती, मुझे पता है उसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है, पर मैं मारुति की खरीदता अगर मैं थिंकेबल कंज्यूमर होता, क्योंकि मुझे पता है मारुति का प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, उसकी कंपनी इंडिया में सस्टेन करेगी, वो कंपनी छोड़ के जा नहीं सकती। तो अगर आज से 5 साल बाद मेरी कंपनी का, मेरी कार का कोई भी प्रोडक्ट टूट फूट जाए, तो वो इजिली रिप्लेसेबल हो। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं वो मारुति खरीदते, क्योंकि उनको अगर कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, उनको 30 किलोमीटर जाके मार्केट में आके तब लगवाना पड़ता है। हमारे यहाँ तो मार्केट पास है, तो वो मारुति इसलिए खरीदते हैं, इजिली अवेलेबल है, उनके छोटे छोटे गाँव में भी वो पार्ट मिल जाए। फोर्ड की खरीद लो, स्कोडा की खरीद लो, भटकते रह जाओगे, पार्ट ही नहीं मिलने। टाटा के पार्ट से नहीं मिलते आज, खरीद के ले आओ, गाड़ी बर्बाद पड़ी रहेगी ऐसी। सेम अभी किया का भी इतना वो नहीं है, तो बेस्ट रहेगी मारुति या महिंद्रा। महिंद्रा के भी पार्ट्स थोड़े अवेलेबल है, तो ऐसी कंपनी खरीदी। तो कंज्यूमर ये चेकआउट करेगा, पहले स्टडी करेगा कि आज से 5, 6, 7 साल बाद आफ्टर सेल सर्विसेज है कि नहीं है। सबसे बढ़िया सेल किसकी होती है? मारुति। बाकी कंपनी की गाड़ी 5 साल बाद ज्यादा प्रोडक्शन है, ज्यादा बिकती भी है। 51% मार्केट शेयर है, इसलिए लोग खरीदते हैं उसकी गाड़ियां।
सस्ती है, कंज्यूमर हमारे इंडिया के ऐसी है, सस्ती है, उनको चाहिए सस्ती। देखो उसकी भी गलती नहीं है, हमें चाहिए एवरेज। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, 20 की एवरेज दे दे, तो एवरेज बनाने के लिए हल्की तो बनानी पड़ेगी गाड़ी, लोहा तो डाल नहीं सकते उसके अंदर, भारी हो जाएगी, एवरेज खत्म। तो कंज्यूमर ये सारी बातें चेकआउट करेगा। रिसर्चर्स, रिसर्च को उनको देखना है कि कंपनी की सेल कहाँ इंक्रीज करनी है, प्रॉफिट का इंक्रीज करना है, इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन चाहिए। ऑडिटर को क्यों चाहिए? उनको किताब को ऑडिट करनी है, इसलिए उनको सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। देन उसके बाद हमारा जो एनालिसिस होते हैं, टूल्स ऑफ एनालिसिस, 4 टूल्स हैं। टूल्स ऑफ एनालिसिस हमारे 4 टूल्स होते हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, सीएफएस। ये 4 टूल्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है बच्चों? जब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट। हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्यों? आप हॉरिजॉन्टल चलते हो ना, कंपैरेटिव याद आया? एक साल का डाटा, दूसरे साल का डाटा, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। आप हॉरिजॉन्टली चल रहे हो, दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं। बैलेंस शीट कोई एनालिसिस नहीं है, हाँ वर्टिकल स्टेटमेंट है, पर एनालिसिस नहीं बोलते। बैलेंस शीट में हम एनालिसिस नहीं करते। अगर कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहे हो तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कॉमन साइज बना रहे हो तो वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल को स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते, स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते। रेशियो एनालिसिस और सीएफएस को मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, समझ आ गया? कंपैरेटिव कॉमन, कॉमन में क्या करते थे? 100 बेस बनाते थे, 90, 10, 20 ऐसे करके करते थे वर्टिकली, याद है? इसमें एक कंपनी का डाटा ही कंपेयर करते थे, उसी के सेल प्रॉफिट से, सेल को कंपेयर करते थे खर्चों से, ये खर्चा इसका कितने परसेंट है। यहां पर एक कंपनी के एसेट दूसरी कंपनी के एसेट से कंपेयर करते थे, एक कंपनी का प्रॉफिट दूसरे कंपनी के प्रॉफिट से करते थे, एक कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करते थे। 2 तरह के एनालिसिस हो सकते हैं, इंटरफर्म और इंट्राफर्म। इंटरफर्म और इंट्राफर्म, इंटरफर्म के अंदर क्या होता है? 2 फर्म, यहाँ पे 2 फर्म लिखिए और यहाँ पर विद इन। अब क्वेश्चंस करते हैं। मेरे हिसाब से तो सारा हो गया, अब क्वेश्चंस आराम से निकाल लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पे आओ, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 141, निकालो आर्यन। 141 है शुरू। चलो पहले देखो क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज, बोलो। सेकंड देखो, कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर फिगर विद द प्रीवियस ईयर। ठीक है, वैसे थर्ड भी कोई बुरा नहीं है, हॉरिजॉन्टल में हम वो भी कर सकते हैं, पर नॉर्मली हम हॉरिजॉन्टल जो करते हैं वो करंट ईयर फिगर विद अनदर फिगर। सेकंड, when the analysis is made on the basis of published financial statement, reports and information, it is known as external analysis। जब भाई किसी बाहर वाले की रिपोर्ट के बेसिस पे करोगे तो एक्सटर्नल, जब अपनी रिपोर्ट पे करोगे इंटरनल। थर्ड, the financial statement analysis can be undertaken by management parties outside the firm, both the above। बोल दो, एक्सटर्नल एनालिसिस हम करेंगे पर दूसरे की फाइनेंशियल एनालिसिस को। क्लियर है ये बात? मैं अगर जाकर अभी किसी वेबसाइट पे जाता हूं और किसी कंपनी की कर रहा हूं एनालिसिस, दैट इज एक्सटर्नल एनालिसिस।
मैंने थोड़ी बनाई है वो रिपोर्ट्स, वो रिपोर्ट्स तो जिसने बनाई है वो करेगा तो इंटरनल, मैं करूंगा तो एक्सटर्नल। क्लियर है? किसी और की रिपोर्ट्स को करना है एक्सटर्नल। आगे देखो, फोर्थ, which of the following type of analysis is dynamic analysis? हॉरिजॉन्टल को डायनामिक बोला जाता है। फिफ्थ, बैलेंस शीट इज इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। याद रखना, बैलेंस शीट एट अ पर्टिकुलर डेट बनता है एज एट, और आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर बनता है पूरे साल का। ये शायद स्टॉक होता है और ये फ्लो होता है, ईगो की भाषा में बोलूं तो स्टॉक एक पर्टिकुलर डेट पे होता है ना, और फ्लो पूरे साल का होता है। 6, analysis of financial statement is significant for all of above. Annual report is issued by a company to its dash to enable undertaking financial statement analysis. Shareholders, हमको ही तो दिया जाएगा ना गौतम, जैसे ये देखो ना, ये एनुअल एनालिसिस है, फाइनेंशियल्स है, तो ये मेरे को ही तो दिया जाएगा। तो कंपनी का नाम नहीं डाला, मैं सर्च करूँ। आगे देखो, 8th, the most commonly used tool for financial analysis is all of the above यार, सारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे यूज करेंगे। 9th, आरव बोलना है तुम्हें, which of the following analysis is static? वर्टिकल, ऑप्शन नहीं देखना था। 10th, under which of the following heading subheading calls in advance? current liabilities, other current liabilities, interest accrued and due, current liabilities, other current liabilities। ऑप्शन ही नहीं देखना, ये तो डायरेक्टली बोल सकते हो तुम। Which item is included in current assets? Current assets देख लो, while preparing balance sheet but excluding from current asset while calculating the current ratio. Use tools and sources. इधर लिखवाया भी था। 13, unclaimed dividend, current liabilities, other current liabilities, current liabilities, other current liabilities, unclaimed है, आपको पे तो करना है। सपोज करो मेरी कंपनी ने, मैंने तुम सबको बोला कि सबको 100 रुपए दूंगा, तो इट बिकम माय लायबिलिटी। आर्यन अभी तक आए नहीं लेने के लिए 100 रुपए, तो इट इज माय अनक्लेम्ड डिविडेंड। जी, डिविडेंड कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है, मैंने बोल दिया तो जिस दिन मैंने बोल दिया उस दिन लायबिलिटी, जिस दिन मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उस दिन तो लायबिलिटी बन गई ना। कंटीजेंट लायबिलिटी था प्रपोज, अभी प्रपोजल पास करा है, फिर बोर्ड में मीटिंग होगी, फिर पास किया जाएगा, तब कंटीजेंट। 14, identify that is not shown in those two accounts as other expenses. Courier आएगा, इंटरनेट आएगा, miscellaneous आएगा, इंटरेस्ट और ओडीएस फाइनेंस कॉस्ट। What can creditor assess from financial statement? Credit worthiness. 11% debenture redeemable within 12 months of the balance sheet will be shown as current liabilities, other current. Third वाला, current maturity of long term debt in other current, है ना? इसने ये थोड़ी लिखा issue for 12 months, इसने लिखा to be redeemed within 12 months of the balance sheet, तो current maturity of long term debt जाएगा ये हमारा। 17, जो तुम्हें अच्छे लगे उस पे सारे हाईलाइट बना लिया करो, क्योंकि पॉइंट तुम्हारे स्ट्राइक ना करे। 17, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द ईयर, कंपनी बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में माइनस होता है। सेकंड, asset of financial statement generally include comparative fund, सी पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में बैलेंस शीट, ये तो बेसिकली हमारा है। बाकी हमारा क्या बनता है, वैसे 4 चीजें बनती है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो बनता है 3 चीजें बनती है, ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में बन गया आपका वही ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, एंड देन बैलेंस शीट। तो इसको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बोल देता है क्योंकि सभी आ गए इसमें। वैसे 3 चीजें बनती है, ट्रायल बैलेंस नहीं है तो भी चले, हम लेजर अकाउंट से बना लेंगे, पर ट्रायल बैलेंस की मदद से 3 चीजें बनती है। 19, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर कौन कौन आएगा? ऑल ऑफ द अबव। करंट एसेट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट building. Current liabilities are those liabilities which will be payable within 12 months. External users of the financial do not include management or internal. Financial statements are prepared on the basis of policies, convention, transactions and events of future.
पॉलिसीज क्या हो गई आपकी, जो भी आपने कोई पॉलिसीज कन्वेंशन में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और ये सब कॉन्सेप्ट्स आ गए, ट्रांजैक्शन एलिमेंट तो बेसिक है उसके बिना थोड़ी हो जाएगी। 24 नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर expected to be used in the business for the long run। हम सोच के चलते हैं बार एक साल से ज्यादा यूज करेंगे, कम भी हो सकते हैं बट सोचते ही। which of the following is not shown under non current assets? Loss on issue of debentures कहां जाएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बिल्कुल एक्सपेंस में जाएगा, इज द फाइनेंस कॉस्ट। which of the following is not shown under the heading current assets? building under construction। इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सोच सकते हो, पर हमारा सेकंड अल्टरनेटिव कहता है कि वो डेटर में से माइनस हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसको टिक लगा। बिल्कुल नॉन करंट एसेट कैपिटल वर्क इन कैपिटल। और स्टॉक इन प्रोग्रेस कौन जाता है? इन्वेंटरीज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी शोन अंडर द हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहां जाएगा? करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटी, बैंक ओडी, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, मोर देन 1 ईयर होते ही नहीं है बैंक ओडी। मैंने बैंक से नेगेटिव पैसा निकाल रखा, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर ली 50,000 रुपए की, बैंक में से 1 साल बाद लेगा पेमेंट। हमेशा बैंक ओडी शॉर्ट टर्म होता ही नहीं। अनक्लेम्ड डिविडेंड, करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटीज और डिबेंचर नॉन करंट। 28 which of the following will be shown under heading current liability? Interest accrued but not due on debentures। clear है ना? 29 which of the following item is not shown under property plant and equipment? property plant and equipment is shown office equipment, property plant and equipment। क्वेश्चन गलत है मेरे से, सभी आएंगे इसके अंदर। इसको ये लिखना चाहिए था टेंजिबल एसेट्स के अंदर कौन सा है। ब्रांड बच्चे वो हो गया आपको ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, तो ब्रांड भी तो इंटेंजिबल एसेट है। अगर आपका ब्रांड नेम बिल्कुल सब इंटेंजिबल एसेट है। नाइक का नाम हो गया, एडिडास का हो गया, बिस्लेरी हो गया, बता रहा था ना उस दिन में, ये नाम ब्रांड ही तो है। ये इसी की तो एसेट है कंपनी के लिए ब्रांड बनाना। नॉन ब्रांडेड कोई खरीदता ही नहीं है। आप कुछ भी खरीदने जाओ, आप ब्रांड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे रेदर देन नॉन ब्रांड। चलो आगे। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इन वर्टिकल फॉर्म as per Companies Act 2013 revised। While preparing the balance sheet of the company, which of the following will be shown under the non-long-term borrowings? Debentures। Trade payable कहाँ जाते हैं? Current liabilities, trade payables का head है। Calls in advance, current liabilities, other current liabilities, unpaid dividend, other current liabilities। कर लोगे क्वेश्चन ये थोड़े से बाकी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो मैंने आपको अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस सिखाए थे ना, उसमें जाए। जो भी मैंने अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस समझाए थे ना आपको, सेम वो ही लगेगा इस पे। अब डिपेंड करता है अगर वो इस साल राइट ऑफ करने ये प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले करे होते हैं। आ रहा हूं, इधर भी सुन ले करो, वो तो घर पे भी कर लोगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने बिजनेस शुरू करने से पहले करे होते हैं। तो सपोज करो आपने 1 करोड़ का खर्चा कर दिया ऑन द सेटिंग ऑफ द बिजनेस, तो वो 1 करोड़ पहले साल का खर्चा नहीं मानते, उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हो 10 साल के अंदर। तो जो पहले साल राइट ऑफ करोगे वो आपका खर्चा बन जाएगा, फिर जो बाद में खर्चे करोगे वो सारे के सारे एसेट और अदर करंट एसेट। तो इसकी ट्रीटमेंट ऐसे सिंपल लिखा होगा तो हम मानेंगे इसी साल राइट ऑफ। अब आ जाओ बड़े क्वेश्चन करते हैं, केस स्टडी। केस स्टडी करेंगे, बाकी अपने आप करना छोटे छोटे क्वेश्चन। केस स्टडी, ऊपर बकवास लिखी है, नीचे देखो एक एक मैं पूछता हूँ। ऑथराइज शेयर कैपिटल
शेयर होल्डर्स फंड में आएगी पर बैलेंस शीट में नहीं आएगी, नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा सिर्फ। प्रीपेड इंश्योरेंस, करंट एसेट्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, बिल्डिंग हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल करंट एसेट्स में इन्वेंट्री में जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ऊपर चेक कर लेना, ये तुम्हारा वो होगा प्रॉपर्टी डीलर होगा। ऊपर देखो, सचिन सौरभ रावला सिविल इंजीनियर, बिल्डिंग बनाते हैं और बेचते हैं, तो इनका बिजनेस ये है, स्टॉक है हमारा। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कैपिटल में देख लेंगे। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, लायबिलिटी है ये हमारी कस्टमर से, अदर करंट लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है बेसिकली। प्रोविडेंट फंड पेएबल, पेएबल करंट लायबिलिटी। रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रोविडेंट फंड हमारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर जाके पे हो जाएगा, और अगर आप पे करोगे तो फिर फाइनेंस कॉस्ट में उसमें चले जाएगा, फाइनेंस एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस में। अगर आप पे भी कर रहे हो, इशूड शेयर कैपिटल देख लेंगे। एडवांस टैक्स, एसेट करंट अदर, 9% डिबेंचर हो जाएगा। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, बैंक हो गया। जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल, पेबल करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, ये भी अच्छा है। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड फॉर 6 मंथ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और बिल्डिंग हो गया 2,60,000। बैलेंस इन द बैलेंस शीट विल बी ऑफ शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कितना आएंगे, तो शेयर कैपिटल ले लेना और रिजर्व एंड सरप्लस ले लेना। तो ऊपर से चलोगे, ऑथराइज नहीं लोगे, सब्सक्राइब लोगे, तो बताओ सब्सक्राइब कितनी है, 7,20,000, इसको पकड़ लो। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या गिवन है, रिवैल्यूएशन और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है 1,15, रिवैल्यूएशन है 1,15, 1,15 1,15 हो गए 2,30, 2,30 और 7,20 रिजर्व एंड सरप्लस है। बिल्कुल, हमने रिवैल्यूएशन के लिए रिजर्व बना रखा है ना। एक तो देखो, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर आपका ये इशूड कैपिटल लेना 7.5 लाख, अच्छे क्वेश्चन है यहाँ से। फिर उसके बाद एक मैंने लिया एसपीआर और एक मैंने लिया रिवैल्यूएशन रिजर्व, 115 150, और तो कुछ नहीं है। रिजर्व रिजर्व चेक कर लो, कर दो क्लोज, 720 है तो 950। अगला देखो, नॉन करंट लायबिलिटीज, आओ शुरू से शुरू करते हैं। 9% डिवेंचर है, सबसे पहले मुझे 9% डिवेंचर ही दिखा। प्रोविडेंट फंड पेबल, मेरे हिसाब से लेना चाहिए। पेबल तो है, पर ये प्रोविडेंट फंड पता है कब दिया जाता है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। उसने ना पेबल लिख के कंफ्यूज करा है मेरे हिसाब से। ये ईपीएफ है बच्चों, ईपीएफ, ईपीएफ तो नॉन करंट लायबिलिटीज ही होता है। चलो देखते हैं, अभी मैं इसको उसमें रखता हूँ प्रोविडेंट फंड को। पेबल लिख के कंफ्यूज कर रहा है, पेबल तो होता ही होता है मेरे हिसाब से, आएगा आएगा। मैं अभी लेके चल रहा हूँ, अगर मेरा आंसर गलत होगा तो मैं काट दूँ। प्रोविडेंट फंड, एक सेकेंड, 1,20, और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज रिटायरमेंट ये भी आएगा 1,60। बाकी कुछ है नहीं। एक बार देखो आंसर क्या है, पीछे आंसर देखो, 6 नहीं लिया, पेबल नहीं लिया, ठीक है, वो पेबल को वो लेकर चल रहा है। पेबल को फिर वो ये मान के चल रहा है कि इसी साल पे कर। प्रोविडेंट फंड क्या होता है, जैसे आपकी सैलरी है मान लो 1 लाख रुपए पर मंथ, तो आपका जो मालिक है ना, वो आपसे 10,000 रुपए काट देगा आपकी सैलरी, और आपको कट कटा के हाथ में बोलते हैं ना लोग, क्या 90,000 ही मिलता है। तो ये 10,000 रुपए काट रहा है, एक साल में कितना काट लेगा, 1,20। सपोज करो उस कंपनी में आपने 20 साल काम करा, 20 साल में कितना काटा, तो जिस दिन आप रिटायर हो गए उस साल आपको बुलाएगा, बढ़िया सी पार्टी करेगा, साथ में 6 लाख का इंटरेस्ट, और आपको 30 लाख रुपए की अटैची दे देगा, ये लो भैया आप मौज करो। तो जो 30 लाख रुपए की अटैची मिल रही है, दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कंपनी शिफ्ट कर देते तो दूसरी कंपनी से मिल जाती है। हाँ, ऊपर फैमिली को मिल जाएगा यार, क्यों नहीं मिलेगा यार, अगर मालिक अच्छा हुआ तो, ठीक है।
अगर मालिक अच्छा हो 30 लाख। और मैंने आपको ये बताया भी था शायद 30 लाख रुपए अगर जितना मालिक डालता है जितना उसकी सैलरी से कटता है उतना मालिक ही डालता है। बताया था ये मैंने स्कीम। सेम दोनों अमाउंट बराबर बराबर डालते हैं तो 2 अटैचियां लेके आओगे पार्ट 30 लाख। और अब तुम मालिक हो, तुम बना रहे हो लोगों का, तुम पैसा काट रहे हो, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट यू हैव टू पे दिस अमाउंट, तो इट बिकम योर लाइबिलिटी। तो वो लिख रहे हैं पेबल, तो मान के चल रहा है कि शॉर्ट टर्म के अंदर पे करना है 1,20,000। ठीक है, फिर मैं शॉर्ट टर्म ही लेता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। हो सकता है नॉन करंट भी, मैं इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ इससे, तो चलो मान लिया। और फिर नॉन करंट एसेट देखते हैं। बिल्डिंग इन्वेंट्री में आ जाएगी, गलती से मत ले लेना। ऑफिस बिल्डिंग लास्ट में पड़ी है 2,60,000। उसके अलावा कुछ है ना, तो बस वही ले लो, ऑफिस बिल्डिंग 2,60। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड निकालो यार। ये लिखा है ना, इन्वेस्टमेंट मेड फॉर 6 मंथ, ऊपर देखो ब्रैकेट में लिखा है। और वो बोल रहा है कितना अमाउंट होगा, तो क्या करोगे, सारी एसेट जोड़ो, सारी लाइबिलिटीज माइनस करो, जो अमाउंट आएगा वो आएगा। छोड़ वाला। हाँ, इतना टाइम नहीं है, अगले पे आ जाओ, सेकंड पे। जायका फूड पढ़ लेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेके जाऊं या करंट इन्वेस्टमेंट में? करंट इन्वेस्टमेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ना सिर्फ कैश फ्लो में लेके जाते हैं, पर इस चैप्टर के लिए दिस मार्केटेबल सिक्योरिटी विल बी करंट इन्वेस्टमेंट। इक्विटी शेयर कैपिटल देख लेंगे, प्रेफरेंस शेयर बाद में देखेंगे। एडवांस टू सप्लायर क्या होगा, ये करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। पेटेंटेड रेसिपी, इंटेंजिबल। कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा, एडवांस टैक्स हो जाएगा। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल रिसीव है कि पेड है? ट्रेजरी बिल अगर कुछ ना लिखा हो तो मेरे हिसाब से एसेट बननी चाहिए। ट्रेजरी बिल इज एसेट और लायबिलिटी अगर सिंपल लिखा हो। गूगल तो आंसर देता ही नहीं है। एसेट लिखा है उसने, करंट एसेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट से ले रखे हैं और हम गवर्नमेंट तो है ही नहीं, गवर्नमेंट की किताबें तो बनाएंगे नहीं, इसलिए हमने इन्वेस्ट ही करा होगा, इसलिए हमारी एसेट मानी जाएगी। हाँ, शॉर्ट टर्म होती है ट्रेजरी बिल, आपने बीएसटी में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मार्केटिंग थी तुम्हारे सब्जेक्ट में, उसमें आया था ट्रेजरी बिल। बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल्स इन एरियर, अदर करंट। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर होल्डर्स फंड में पहुंच जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 12 मंथ, करंट इन्वेस्टमेंट। पहला, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट इज शोन अंडर शेयर होल्डर्स फंड। इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर लेना है। तो यहाँ से एक बात और पता लगी, कॉल्स इन एरियर से, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट के रेट होते हैं 10-12%, है ना? ये भी लिख लो, शेयर होल्डर्स वाले फंड से चैप्टर से हैं। कॉल्स इन एरियर के ऊपर 12% इंटरेस्ट, कॉल्स इन एडवांस के ऊपर 12% और एरियर के ऊपर 10% चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे, कितना पे करेंगे? Calls in area will be asset and calls in advance will be like interest, current, other current, बिल्कुल। तो 10-12% का रेट भी लिख लो, तुम्हारे सिलेबस में था नहीं, पर क्या पता क्वेश्चन रेज हो जाए। बस इतना समझ लेना, तुम्हें पे करना है तो ज्यादा पे करोगे 12%, एरियर के ऊपर रिसीव करना है तो कम करोगे 10%, बस सिंपल सा रूल। पर एनम, यस 10% पर एनम। पहला देखो, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट इज शेयर होल्डर्स फंड। Identify an item from the option below which should be classified under cash and cash equivalent. Cash at bank, marketable securities भी दे रखा है पर वो करंट इन्वेस्टमेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट बोरोइंग्स है और वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी करंट एसेट्स है।
other current investment. Current investments are, एक ऊपर मार्केटेबल हो गई और एक ये गवर्नमेंट के साथ जो करी थी, दो ही थी। देखो 90 और 1 15, 2 5। क्लियर है कार्तिक? 90 और 1 15। पेटेंट रेसिपी आर क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर क्लास में। हाँ बोलो। वो तो भी एक क्वेश्चन पहले देख सकते हैं ना। आगे देखो, क्वेश्चन 3 देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, फ्रेंचाइजी फी पेड, तो ये भी हमारा इंटेंजिबल एसेट में चले जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, कैश इन एंड, डिवेंचर, पेटेंट, बोन्स, लोन फ्रॉम एसबीआई, मार्जिन मनी विद बैंक, कैश इन कैश इक्विवेलेंट। बातें नहीं करनी, पहले सुन लो। बैंक ओडी, कॉल्स इन एडवांस, गुडविल, चेक, बिल्डिंग, डिपॉजिट विद बैंक, फिर मोर देन 12 मंथ मैच्योरिटी, तो ये हो गया एफडी की तरह से। तो ये बन जाएगा नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मत लेना इसे, 12 महीने से ऊपर हो गया ना, तो नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चले जाएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, प्रीमाइसिस होती है बच्चों बिल्डिंग, पब्लिशिंग राइट इंटेंजिबल एसेट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म में जब रिडेम्पशन होगी तब पे करेंगे। कहते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आएगा, निकालो। एक मेरे पास कैश पड़ा है 3 का कैश पड़ा है, फिर उसके बाद मार्जिन मनी पड़ा है 8-10 का, फिर उसके बाद चेक पड़ा है 6 का, वो इन्वेस्टमेंट में चले जाएगा। 12 महीने से ऊपर हो गया ना। हाँ हाँ बच्चे वो बढ़ा के दे रखा होगा तुम्हें पैसा, तुम अभी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, ये एग्जिस्ट करता है तुम्हारी बुक्स। कैश 3 लिया, फिर उसके बाद मार्जिन मनी विद बैंक 8-10 लिया, चेक लिया 6, तो 8 और 6 कितना हो गया, 17-10 है कहीं ऑप्शन? तीन 17-10 आंसर क्या दे रखा है, ये देखो 14 लाख रुपए, 6 और 3 14 तो कहीं बन ही नहीं सकता। कंप्यूटर वो तो छोड़ो, जो क्वेश्चन हम उसी को लेके चलेंगे। हाँ तो 5 लाख करके फिर तुम्हारा क्या बनता है? क्या मतलब? तो भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा 17-10 ही आंसर आएगा, 17-10 लिख के आना। तो गलत है बुक का। मार्जिन मनी की बैंक तो होगी 17 लाख 10। अरे मार्जिन होते है एक मिनिमम अमाउंट जो बैंक से मिलती है। कितना करोगे इसमें? 8 लाख 10 है। बड़ी बड़ी कंपनी को ज्यादा लिखना पड़ता है, उनको छोटे छोटे बंदे हैं, नहीं बहुत बोल के बैठे। ये देखो, करंट हेडिंग एंड सब हेडिंग फॉर बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 मंथ, तो फिर देख लो पक्का 12 मंथ से ऊपर ही विल बी शोन एज नॉन करंट एसेट्स के अंदर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं दे रखी तो प्रॉपर्टी, मेरे हिसाब से तो भाई नॉन करंट एसेट के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसने क्या लेस देन लिखेगा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आंसर क्या दे रखा है? सीधे रखा है, तो बच्चों इसे कैश लेस देन ही लेस देन। आंसर क्या गिवन है इसका? थर्ड गिवन है ना, तो ये करंट एसेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मांग रहा है, तो ये लेस देन ही होगा। ठीक है, मोर हुआ तो नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चले। सी देखो, सी देखो,
समझ आया? अगर मैं लेस लेके चलता हूँ तो ऑप्शन 3 बन जाएगा और ऊपर वाले का बन जाएगा फिर 22-10। अरे 5 लाख रुपए इसमें और जोड़ दिया, वो तुम लेस देन मान के चल रहे हो ना, बैंक डिपॉजिट लेस देन, तो फिर 22,10,000 बन गया और ऑप्शन 2 का बन जाएगा फिर मेरा सी। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट। फ्रेंचाइजी फी लो सबसे ऊपर, चलो 4 पीस की, फिर उसके बाद पेटेंट लो 5-25 के, बोन्स डिवेंचर्स का रूप में, फिर उसके बाद लो गुडविल 250 की, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 210 के, पब्लिशिंग राइट 220। आखिरी में देखो 5 किसके आ रहे हैं, 2 ऑप्शन है, पहला या तीसरा भी है और चौथा भी है। देखो कितना बनता है, 5, 4, 9, 10, 11, 16, 15 के आसपास बन रहा है, 15-16 के आसपास, 16-25, 16-25, फोर्थ ऑप्शन। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऊपर से चलते हैं। डिबेंचर 5 लाख पकड़ लो, फिर 650 के बोन्स भी पकड़ लो, लोन्स बोन्स बोन्स बिल्कुल डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन्स बोरिंग्स है, डिबेंचर भी लेंगे, डिबेंचर और बोन्स भी लेंगे और लोन फ्रॉम एसबीआई भी लेंगे। तो 5 और 4 90, 90 किसमें आ रहा है देखो, फर्स्ट ही आ गया 49। हाँ जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब मैंने डिबेंचर इशू करी तो मैंने एंट्री करता हूँ, नहीं देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, सपोज करो मैंने तुमसे 100 रुपए का लोन लिया और मैंने वादा करा कि भाई तुझे 110 रुपए दे दूं, लोन कितने का लिया ये बताओ। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स विल बी 100। तो ये 10 रुपए का वादा करा, इट इज नॉट अ बोरोइंग्स, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं रेज किया था, तो इसलिए वो क्या बन जाएगा, अदर नॉन करेंट। बोरिंग्स नहीं है ना वो 10 रुपए, 10 रुपए उधार थोड़ी लिया मैंने वादा कर दिया खुश होकर देखो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, तुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा वो बोरिंग्स के साथ ही दूंगा, इसलिए नॉन करेंट है और अदर में आ गया। ठीक है, करें क्लोज यहाँ पे। चलो 10 मिनट का ब्रेक ले